हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एथिक्स चैप्टर में बेटा 4 केस स्टडीज दी हुई है, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दी हुई है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आईसीआई जब भी नया चैप्टर लेके आता है उसमें बिल्कुल ब्राइट चांसेस बनते हैं क्वेश्चन पूछने के, और सेकेंडली यहाँ पे बहुत अच्छी केस स्टडीज भी है। डिमांड के प्रोविजंस, ऑफेंसेस पेनल्टीज के प्रोविजन, एथिक्स के प्रोविजंस, यहाँ पे सबके इंप्लीकेशंस दिए हुए हैं। मार्केट में जो चल रहा है ना, बोगस इनवॉइसेस एंड ऑल के स्कैम, उसको ध्यान में रखते हुए केस स्टडीज बनाई हुई है और उसके जीएसटी इंप्लीकेशंस यहाँ पे बताएं। तो आईसीआई चाहता है कि आप ये क्या करो, पढ़ो और बिल्कुल यहाँ पे एथिक्स जो है बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं आपको, ठीक है, सीए बनने के बाद में। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है एग्जाम के हिसाब से और यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी। तो हम देखेंगे, बड़ी क्विकली देखेंगे ये केस स्टडीज। हमने यहाँ पे केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे और मैंने केस स्टडीज को यहाँ पे शॉर्ट में क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो भी बना दिए हैं। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये इससे फटाफट रिवाइज कर लेंगे, पर एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे केस स्टडी के एग्जाम में आंसर कैसे लिखने केस स्टडी के, वो भी हमें समझ में आ जाएंगे, फटाफट देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस स्टडी 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 2 पैराग्राफ एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या एलन कंपनी की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। एलन कंपनी में 2 पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। ये फर्म रजिस्टर्ड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। काम क्या है इनका, ये लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह जो है ये सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एक्स और वाई क्या है, फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं। वो खुद भी यहाँ पे सेपरेट, उनकी क्या है, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यही काम कर रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह सप्लाई करने का। इनकी फर्म भी इंडिविजुअली जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मिस्टर ए है, सीए नहीं है, मिस्टर ए सीए नहीं है, टैक्स कंसल्टेंट है, पर इनकी फर्म के एलन कंपनी के टैक्स कंसल्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, एलन कंपनी है, एक्स और वाई उसमें पार्टनर है, जीएसटी में उनकी फर्म भी रजिस्टर्ड है, वो भी इंडिविजुअली रजिस्टर्ड है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ए क्या है, इनका टैक्स कंसल्टेंट है। अब मिस्टर एक्स को क्या एक ऑफर मिला कस्टमर से, कस्टमर का नाम है WPL। कस्टमर ने क्या ऑफर दिया कि भाई इश्यू कर दो कुछ, क्या, सप्लाई रिलेटेड बिल्स, कुछ बिल्स वगैरह इशू करने का, यहाँ पे इनवॉइस इशू करने के लिए ऑफर दिया उन्होंने कि भाई आप क्या करो, हमको खाली इनवॉइसेस इशू यहाँ पे कर दो, ठीक है। क्यों इशू करना है इनवॉइस, ताकि हमको यहाँ पे मैनेजमेंट से बजट मिला है वो हम फुलफिल कर पाए। तो एक्स ने बोला क्या फायदा होगा मेरा, तो बोले आपको 20% कमीशन देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे बिल की जो भी वैल्यू रहेगी उसका 20% हम आपको कमीशन देंगे। एक्स गया वाई के पास में, उसने बताया क्या कि भाई ये ऐसा ऐसा देने वाले, अपन क्या करेंगे 50-50 शेयर कर लेंगे, 50-50 शेयर कर लेंगे। अब एलन कंपनी ने क्या बोला, एलन कंपनी ने बोला कि भाई यहाँ एलन कंपनी को चाहिए बैंक का लोन। क्यों, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, पैसा तो सबको ही चाहिए, तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बैंक का लोन चाहिए। तो एलन कंपनी का यहाँ पे क्या, भाई एलन कंपनी को अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये WPL को जब अगर बिल इश्यू करेंगे तो इनका टर्नओवर इन्फ्लेट होगा, टर्नओवर इन्फ्लेट होगा, ठीक है। तो बिल इशू करने, टर्नओवर इन्फ्लेट हो जाएगा, बैंक लोन वगैरह फटाफट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई ने सोचा कि चलो ये बात तो समझ आ रही है, पर अपन कैसे करें, अपन नहीं कर पाएंगे। अपन क्या करते हैं, अपन ए के पास चलते हैं, अपना टैक्स कंसल्टेंट है, वो अपने को कुछ बढ़िया एडवाइस देगा। तो ये कहाँ गए, ए के पास चले गए कि ये प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कैसे करें। तो ए ने बढ़िया इनके लिए यहाँ पे ऐसा क्या बना के दिया, इनको ये पूरी ऐसी चीजें बना के दी कि भाई कैसे कैसे ये अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एलन कंपनी क्या अरेंजमेंट ए ने बना के दिया। अब इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुनो। एलन कंपनी शैल इशू सप्लाई रिलेटेड बिल्स। एलन कंपनी को बोला कि भाई आप क्या करो, बिल बनाओ, किस चीज के, सप्लाई रिलेटेड बिल्स के, किसके, 280 लाख के, स्टील के, जेली के, स्टोन के, सीमेंट के, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो ना, ये सब चीजों के बिल बनाओ 280 लाख रुपए के, और एक्स को दो, एक्स के नाम पे बिल बनाओ, और डिलीवरी साइट रहेगी WPL की। बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल देखो क्या करना है, एक्स को कुछ सामान नहीं जा रहा है, खाली बिल इशू करना है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखो क्या करना है, एलन कंपनी एक्स के नाम पे बिल इशू करेगी, कितने, 280 लाख रुपए के, 280 लाख रुपए के, ठीक है। और यहाँ बिल टू हो जाएगा मिस्टर एक्स को, शिप टू कर दो डायरेक्टली WPL को, शिप टू WPL का कर लो, बीच में एक्स के थ्रू बिल कर दे रहे हैं बस ये लोग, ठीक है। एक्स को बिल कर रहे हैं 280 लाख रुपए का, अरेंजमेंट स्टार्ट इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। ये बात हुई, तो बिल टू मिस्टर एक्स, शिप टू WPL। उसके बाद में आगे क्या बात हुई कि भाई मिस्टर एक्स शैल अवेल एंड यूटिलाइज ITC ऑफ 280 लाख। यहाँ पे अब बिल उसके पास आया एक्स के पास, तो बिल के बेसिस पे क्या कर लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा भाई, अवेल कर लेगा ITC। एंड शैल सेपरेटली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद WPL फॉर सप्लाई ऑफ स्टील, जेली, स्टोन, सीमेंट टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर 280 लाख।
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक्स को क्या करना है, खाली एक्स ने बोला ठीक है ये बिल आएंगे, उसके बेसिस पे मैंने आईटीसी ले लिया और मैं बिल इशू कर दूंगा डब्ल्यूपीएल को 280 लाख का। सिर्फ बिल हो रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। क्या बात हो रही है, यहाँ इन्होंने क्या बोला कि एक्स ने बोला कि ठीक है मैं आईटीसी अवेल कर लूंगा और मैं बिल इशू कर दूंगा 280 लाख रुपए के डब्ल्यूपीएल को यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे फर्दर एक्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेबर का बिल भी इशू कर देगा 40 लाख का, 40 लाख का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे डब्ल्यूपीएल को, जबकि एक्चुअल सर्विस कुछ नहीं, खाली बिल यहाँ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और डब्ल्यूपीएल क्या कर लेंगे, आईटीसी ले लेंगे 280 लाख और 40 लाख पे, देखो कितना गलत बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल कुछ सप्लाई वप्लाई नहीं है, खाली बिल यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे एलएन कंपनी ने क्या करना है, बिल टू शिप टू हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यूपीएल को तो एक्चुअल में सप्लाई कर रहे हैं वो, पर एक्स को बीच में रख लिया है ऐसे ही। एलएन कंपनी एक्स को बिल इशू करेगी जिसके बेसिस पे एक्स आईटीसी लेगा 280 लाख का, ठीक है। और एलएन कंपनी शिप टू कर देगी डब्ल्यूपीएल को। अब एक्स क्या करेगा, एक्स बिल इशू कर देगा मटेरियल का 280 लाख का डब्ल्यूपीएल को और लेबर का 40 लाख का। एक्चुअल सप्लाई कुछ नहीं हुई है यहाँ पे, एक्स और डब्ल्यूपीएल के बीच में एक्चुअल सप्लाई कुछ नहीं हुई है। एलएन कंपनी और एक्स के बीच में भी एक्चुअल सप्लाई कुछ नहीं हुई है। एलएन कंपनी ने सिर्फ डब्ल्यूपीएल को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई किया है, परंतु एलएन कंपनी और एक्स के बीच में एक्चुअल सप्लाई नहीं है, एक्स और डब्ल्यूपीएल के बीच में एक्चुअल सप्लाई नहीं है, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद में देखो और क्या बताया, और बाकी ये ने बोला कि सारी इन्वेंट्री रजिस्टर्ड क्या है वो अपडेटेड है, बिना एक्चुअल मूवमेंट के मैं क्या कर दूंगा, सारे इन्वेंट्री रजिस्टर वगैरह अपडेट कर दूंगा, ईवे बिल भी सारे जनरेट कर दूंगा, भगवान जाने कैसे सब कुछ मैं कर दूंगा फॉर सप्लाई मेड टू वर्क साइट ऑफ डब्ल्यूपीएल, ठीक है। और एक्स ए ने क्या बोला कि सारे इन्वेंट्री रजिस्टर अपडेटेड है, सारे कंप्लायंसेस ईवे बिल के मैंने देख लिया है, जो भी पैसा आएगा वो सब क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, सारा कुछ मतलब ऑन पेपर ट्रांजैक्शन सब कुछ मैं बरोबर कर दूंगा, ए ने एश्योर किया। एक्स का पर यहाँ पे दोस्ती अच्छी थी, किसके पास गया, वो पी के पास गया जो सीए प्रैक्टिसिंग सीए है उसके पास गया, वो बोला कि भाई ये देखो ये सब कुछ अब अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, आप भी हमारी इसमें क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो क्या, उससे पूछने गया। पी ने एक्स को बताया भाई ये सब तुम करोगे तो क्या क्या होगा, वो पी ने एक्स को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है आपको समझ में आया। अब एक एक चीज इंप्लीकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय एलएन कंपनी टू एक्स, ये देखो समझो इससे क्या बात हुई है। एलएन कंपनी ने एक्स को इनवॉइस इशू करी, एलएन कंपनी ने एक्स को इनवॉइस इशू करो भाई, यहाँ पे क्या एक्चुअल सप्लाई था एलएन कंपनी और एक्स के बीच में, एलएन कंपनी और एक्स के बीच में क्या एक्चुअल सप्लाई था, नहीं मैम एक्चुअल सप्लाई तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। ओनली इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, तो भाई यहाँ पे सप्लाई नहीं है, ये तो आपने सिर्फ इनवॉइस इशू करी है, कुछ एक्चुअल में सप्लाई तो किया नहीं, तो इट इज नॉट सप्लाई एज पर सेक्शन 7, सप्लाई नहीं है, सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई नहीं है। अच्छा अब अगर एक्चुअल सप्लाई नहीं है तो क्या कोई टैक्स लाइबिलिटी आती है, नहीं मैम सप्लाई नहीं तो कैसे टैक्स लाइबिलिटी आएगी, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, ये सब तो बातें हो ही नहीं सकती, तो सेक्शन 74 में तो डिमांड नहीं की जा सकती बेटा, 74 में डिमांड नहीं की जा सकती, बट डेफिनेटली पेनल्टी 122 में लगा सकते हैं। 122 में किस चीज की पेनल्टी, कि भाई इनवॉइस इशू करी है आपने विदाउट सप्लाई, बोगस इनवॉइस है यार, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, पेनल्टी लग जाएगी 122 में, 122 में। और ये ऑफेंस पनिशेबल हो जाएगा भाई किसमें, सेक्शन 132 में, 3 साल तक के का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, हमने देखा था 3 साल तक के का क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच वाले उसमें आ जाओगे आप स्लैब में, ठीक है। 280 लाख का आपने किया तो इस केस में क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक के का, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक का। तो यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन क्या है, एक्चुअल सप्लाई कुछ भी नहीं है, एक्चुअल सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे किसकी बात नहीं आती, कोई टैक्स लाइबिलिटी की बात नहीं आती, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो डिमांड 74 में किया नहीं जा सकता, पर डेफिनेटली पेनल्टी लग सकती है 122 में। और सेकेंड चीज क्या होगी यहाँ पे, ये आपका ऑफेंस पनिशेबल होगा 132 में, मतलब 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये देखो बस यही बात है, वही जीएसटी इंप्लीकेशंस हमें बता दे रहे हैं। क्या इशू ऑफ इनवॉइस बाय एलएन कंपनी टू एक्स, एलएन कंपनी ने एक्स को इनवॉइस इशू किया, सिर्फ इनवॉइस इशू किया विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ स्टील जेली, तो इस केस में ये एक्टिविटी डज नॉट सैटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है यहाँ पे तो कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं आती अगेंस्ट एलएन कंपनी, सप्लाई नहीं है तो टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है तो यहाँ पे भाई सीधी सादी बात है, कोई डिमांड एंड रिकवरी भी यहाँ पे नहीं की जा सकती एलएन कंपनी से अंडर सेक्शन 74 इन्वोक नहीं हो सकता, 74 इन्वोक नहीं हो सकता, ये बात हो गई फाइनल। सेकंड बात, पेनल्टी लगेगी क्या 122 में, तो यस
रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल फॉर पेनल्टी अंडर 122(1)(2) किस चीज के लिए? इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे भाई, ये ऑफेंस क्या होगा भाई, इंप्रिजनमेंट भी यहाँ हो सकती है उनको, विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विथ फाइन अंडर सेक्शन 132, ठीक है। हमने देखा था 132 में, इस केस में 2 से 5 करोड़ के बीच में आते हो आप, तो क्या होता है, मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 months होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 years हो सकती है यहाँ पे। सो ये इसमें क्या हो सकती है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 years तक के, और पेनल्टी लगेगी 122 में। 122 में कितनी पेनल्टी, 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, एल कंपनी ने जो एक्स को यहाँ पे इनवॉइस इशू करी, यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस इशू करी बिना सप्लाई के, उसके लिए उनको पेनल्टी लग गई 122 में, और क्या हो गया, पनिशमेंट मिल सकता है 132 में। अब इसके बाद में आगे एक्स ने क्या किया, एक्स ने भी तो वही काम किया मैम, देखो आगे एक्स ने भी वही चीजें करी, तो इस केस में भी क्या बात हुई, देयर इज नो सप्लाई, देयर इज नो सप्लाई, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पे, एक्स ने डब्ल्यूपीएल को एक्चुअल सप्लाई नहीं किए, तो फिर डिमांड नहीं हो सकती 74 में, बट पेनल्टी लगेगी क्या 122 में, तो यस पेनल्टी लगेगी 122 में। क्यों? क्योंकि उसने भाई 2 काम गड़बड़ किए, एक तो ये उसने आईटीसी ले लिया 280 लाख पे, ठीक है, तो ही हैज अवेल्ड आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसने आईटीसी ले लिया, एक चीज उसने ये गलत करी। दूसरी क्या करी, उसने इनवॉइस इशू कर दी विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्चुअली उसने डब्ल्यूपीएल को सप्लाई नहीं किया बट इनवॉइस इशू कर दी, तो उसको पेनल्टी लगेगी क्या 122 में, यस, ये दोनों चीजों के लिए उसको पेनल्टी लगेगी, दोनों चीजों के लिए उसको पेनल्टी लगेगी। साथ में इसका ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 132 भी, 132 भी ऑफेंस पनिशेबल है, ठीक है। तो वही बात है, खाली जो इसने गड़बड़ करी है वो क्या है, इशू ऑफ इनवॉइस बाय एक्स टू डब्ल्यूपीएल, एक्स ने डब्ल्यूपीएल को क्या किया, इनवॉइस इशू किया। सबसे पहले तो उसने अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया फ्रॉडुलेंट आईटीसी टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 16(2)(b विदाउट रिसीविंग द, यहाँ पे विदाउट रिसीविंग द सप्लाई ऑफ स्टील जेली। हमारी बात हुई थी सेक्शन 16(2) में, गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होने चाहिए आपको आईटीसी लेने के लिए, कंडीशन है आईटीसी लेने की, तो वो उसने कॉन्ट्रावेंट की, पहली बात। दूसरी बात, उसने देयर इज नो सप्लाई ऑफ स्टील जेली स्टोर, यहाँ पे कुछ सप्लाई तो किया नहीं यहाँ पे एक्स ने डब्ल्यूपीएल को, तो अब यहाँ देखो कोई सप्लाई नहीं किया, तो वही बात है वापस से, कोई सप्लाई नहीं है तो कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं है तो कोई डिमांड नहीं यहाँ पे बनती है उसके लिए, कोई डिमांड एंड रिकवरी नहीं बनती उसकी, ऑफ ईदर आईटीसी जो रॉन्गली अवेल किया उसकी भी नहीं बनती है यहाँ पे अंडर सेक्शन 74 ना, उसकी यहाँ पे आउटवर्ड रिलायबिलिटी में बनती है, तो 74 इन्वोक नहीं हो सकता, ठीक है। नो सप्लाई, नो टैक्स, नो डिमांड एंड रिकवरी अंडर सेक्शन 74। सप्लाई नहीं है तो उस केस में ये याद बिल्कुल रखो, अगर जब सप्लाई नहीं है तो 74 में आपकी डिमांड नहीं बनती है, बट सेक्शन 122 इन्वोक होगा क्या, यस 122 होगा, दो चीजों के लिए होगा, क्या दो चीजें हैं, आपकी लाइबिलिटी होगी पेनल एक्शन में 122 में, दो चीज हमारी बात होगी ऑलरेडी, जो आप इशू कर रहे हो इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, इशू कर रहे हो इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, और सेकंड क्या, जो आप यूटिलाइज कर रहे हो आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, गुड्स आए नहीं और आप आईटीसी ले रहे हो, ठीक है। तो पेनल्टी 122 में दोनों चीजों की लगेगी आपको, और आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, कब तक, अप टू 3 years विद फाइन, अप टू 3 years विद फाइन, ठीक है। अब ये तो किसकी बात हो गई, एक्स के लिए। अब डब्ल्यूपीएल ने भी तो गड़बड़ करी है। अब डब्ल्यूपीएल के केस में क्या है भाई, डब्ल्यूपीएल के केस में यहाँ पे क्या, एक्चुअल सप्लाई, तो 74 तो इन्वोक हो सकता है, जब एक्चुअल सप्लाई होती है तब 74 इन्वोक हो सकता है, ठीक है। आपको डिमांड एंड रिकवरी निकल जाएगी किसमें, 74 में, और जब 74 इन्वोक होता है तो 122 की कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे, WPL विल बी लायबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय इट अलोंग विद पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 74 में डिमांड रिकवरी होगी अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट फॉर, क्या गड़बड़ की उन्होंने भाई मैम टैग किया, यूटिलाइज किया आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ स्टील, ना मटेरियल का रिसीव हुआ था ना लेबर का, और आईटीसी ले लिया था। सो ही हैज टेकन यूटिलाइज द आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ स्टील जेली एंड विदाउट रिसीविंग द असेंबली इरेक्शन सर्विसेज का भी कोई रिसीव नहीं हुआ था और उन्होंने आईटीसी लिया था। द ऑफेंस, तो यहाँ पे 74 में डिमांड हो जाएगी, उनकी डिमांड रिकवरी निकल जाएगी यहाँ पे अलोंग विद इंटरेस्ट, और यहाँ पे द ऑफेंस इज ऑल्सो पेनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years विथ फाइन, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे 3 years एंड विथ फाइन, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 months का होता है, मैक्सिमम 3 years एंड विथ फाइन हो सकता है। सो डब्ल्यूपीएल के केस में दो चीजें होगी, डिमांड एंड रिकवरी होगी किसमें, 74 में अलोंग विद व्हाट, पेनल एक्शन अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, सेकंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है किसमें, यहाँ पे अंडर सेक्शन 132 अप टू 3 years तक की हो सकती है, ठीक है। 2 से 5 करोड़ के बीच की बात है तो अप टू 3 years, मिनिमम 6 months। अब मिस्टर ए थे, उन्होंने क्या किया था, ही हैज एडेड और अबेडेड इन द ऑफेंस, हेल्प किया था, तो उनको भी पेनल्टी लग जाएगी किसमें, 122(3) में लग जाएगी उनको पेनल्टी।
122(3) में उनको पेनल्टी लग जाएगी और उनको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। हमने बात की थी एड और अबेट में क्या हो जाती है भाई, यहाँ पे आप कर रहे हो तो 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब मिस्टर पी के पास गए थे, चार्टेड अकाउंटेंट थे, अगर उन्होंने इस अरेंजमेंट में हेल्प करी तो 3 चीजें होगी। क्या भाई, पेनल्टी लग जाएगी 122(3) में एक। सेकेंड, यह ऑफेंस जो है ये भी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, यहाँ पे 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हमने देखा था। और फिर उसके बाद में हमने देखा उनको क्या हो सकता है, ही में बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग ये तीनों भी लोगों को क्या क्या यहाँ पे जीएसटी के इंप्लीकेशंस आएंगे वो हमने देखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी है। ये देखो यहाँ पे जो फैक्ट्स लिखे यहाँ पे हमने ड्रॉ किए, देखेंगे बहुत फटाफट देख लेंगे। डूडल एलएलसी एक ओआईडीआर है। यहाँ पे ओआईडीआर आपको पता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज दे रहे हैं। तो डूडल एलएलसी पूरे वर्ल्ड में ओआईडीआर सर्विसेज दे रहे हैं, इंडिया में भी दे रहे हैं। तो अब इंडिया में उनकी लाइबिलिटी आती है जीएसटी पे करने की, तो उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया किसको, मिस्टर एक्स को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मिस्टर एक्स को क्या बोला कि भाई आप क्या बन जाओ, हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ यहाँ पे। ठीक है, हम आपको फिक्स सैलरी देंगे, फिक्स सैलरी देंगे। मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपके सारे जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस करूंगा, जो भी कंप्लायंसेस है मैं ऑथराइज सिग्नेटरी रहूंगा, मैं सारे काम करूंगा, आप मेरे को उसके बदले में क्या दे देना, फिक्स सैलरी दे देना, फिक्स सैलरी दे देना। ये जो मिस्टर एक्स है ये पार्टनर है किसमें, XYZ कंपनी में, XYZ कंपनी में ये पार्टनर है। अब गड़बड़ क्या करी इस केस में, ये देखो इन लोगों ने, अब मिस्टर एक्स को पैसे कौन दे रहा है, डूडल एलएलसी दे रही है। यहाँ पे उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उनको अपॉइंट किया गया, फर्म को नहीं अपॉइंट किया, उनको पर्सनल कैपेसिटी में अपॉइंट किया गया। परंतु उनने क्या कर दिया, यहाँ पे जो इनवॉइस जो इशू करेंगे बेटा, जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए वो इनवॉइस इशू करेंगे, यहाँ पे डूडल एंड कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो इनवॉइस इशू करी वो फर्म के नाम पे कर दी, फर्म ने इशू कर दी। ठीक है, फर्म के नाम पे इशू कर दी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की इनवॉइस। यहाँ पे एक गड़बड़ ये करी, दूसरी गड़बड़ ये करी कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हम जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसका हमको रिफंड मिलता है, वो रिफंड भी फर्म ने क्लेम कर ली, रिफंड भी फर्म ने क्लेम कर ली। तो ये दो गड़बड़ करी इन लोगों ने। क्या गड़बड़ करी, पहली गड़बड़ ये करी कि भाई इनवॉइस जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, भाई सर्विस किसने दी, एक्स ने दी, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दी, बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का इनवॉइस यहाँ पे किसके नाम पे इशू कर दिया, फर्म के नाम पे इशू कर दिया। और सेकेंडली रिफंड ऑफ आईटीसी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए जो भी रिफंड ऑफ आईटीसी लिया वो भी इन लोगों ने किसने ले लिया, फर्म ने ले लिया, फिर फर्म ने ले लिया। तो अब इस केस में इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ये यही लिखे हैं बेटा, फैक्ट्स ऑफ द केस यहाँ फर्स्ट पॉइंट तक के यही लिखा हुआ है। अब इसमें इंप्लीकेशन देखेंगे ये दोनों गड़बड़ के लिए। Incorrect issue of invoice for export of service and claim of refund of ITC on the basis of such export of service related invoices. So यहाँ पे देखो the act of Mr. X with the firm is punishable as follows। देखते हैं क्या क्या गड़बड़ का punishment इनको मिलेगा, क्या मिलेगा। Mr. X supplied services to Doodle LLC। सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, X सप्लाई कर रहा है without any invoice, इनवॉइस नहीं है। ठीक है, बिना इनवॉइस के सर्विस सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो उस केस में ही विल बी लायबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स ऑन सेट सप्लाई अलोंग विद पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 74। 74 यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई तो है विदाउट इनवॉइस, सप्लाई तो है एक्स की पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 74 इन्वोक हो जाएगा और उससे डिमांड ऑफ रिकवरी टैक्स की जाएगी। इवन इफ कंटेंशन इज मेड दैट इनवॉइस इज इशूड फॉर सच सर्विस बाय firm, the same shall be treated as incorrect invoice or false invoice. Mr. X and XYZ are separate person as per GST law। अब अगर आप यहाँ बोलो भी कि भाई इनवॉइस तो इशू किया, तो भाई आपने मिस्टर एक्स ने इनवॉइस नहीं इशू किया, इनवॉइस किसका इशू है, XYZ फर्म का इशू है। मतलब आपने क्या किया, इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस इशू किया। ठीक है, XYZ की तो कोई सप्लाई नहीं थी, इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस इशू किया, क्योंकि दोनों सेपरेट पर्सन माने जाते हैं, सेपरेट पर्सन माने जाते हैं यहाँ पे। तो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट सबसे पहले तो डिमांड एंड रिकवरी हो जाएगी किसमें, सेक्शन 74 के अंदर, सेक्शन 74 के अंदर कि भाई आपने इनवॉइस इशू नहीं करी है, और जो इनवॉइस XYZ ने इशू करी है वो क्या है, इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस है, इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस है। सिंस मिस्टर एक्स एंड XYZ associates are different persons, the invoice issued by firm shall be considered as issue of invoice without supply of services, that is an offense punishable under section 122। यहाँ पे क्योंकि दोनों सेपरेट पर्सन है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू आपने किया विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
ठीक है, यहाँ पे जो XYZ ने इनवॉइस इशू किया वो तो यही हुआ ना, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो इसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 122, ये पनिशेबल होते हैं। इसके बाद में रिफंड क्लेम कर लिया, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जो ITC का रिफंड मिलता है आपका, उसको आपने रिफंड क्लेम कर लिया, वो भी आपका गलत रिफंड है, इनकरेक्ट रिफंड है। इनकरेक्ट रिफंड वाज क्लेम बाय XYZ फॉर ITC on the basis of incorrect invoices for export of services to Doodle and LLC। ये भी एक ऑफेंस क्या है भाई 122(1) में, यहाँ पे पनिशेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 122(1) में क्या होगा, आपको पेनल्टी लगेगी, इसके लिए पेनल्टी लगेगी इसके लिए। ऑल द अबव ऑफेंस आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अंडर सेक्शन 132(1) डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन्वॉल्व। जो भी अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है उसके बेसिस पे 132 पे भी क्या लगेगी भाई, आपको यहाँ पे पनिशमेंट हो सकता है, कितना अमाउंट है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो इन शॉर्ट आपको समझा क्या हुआ यहाँ पे x के साथ में, भाई x को तो यहाँ पे 74 में यहाँ पे डिमांड आएगी, क्यों, क्योंकि उसका सप्लाई तो है विदाउट इनवॉइस। और XYZ ने क्या गड़बड़ करी है भाई, XYZ ने क्या कर दिया है भाई, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे इनवॉइस तो इशू कर दिया विदाउट सप्लाई, इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई, तो उनको पेनल्टी लग जाएगी 122 में। उसके बाद में उन्होंने रिफंड जो अप्लाई किया वो भी इनकरेक्ट है, उसके लिए भी 122(1) में उनको पेनल्टी लग जाएगी। और उसके बाद में ये क्या बात है भाई, ये पनिशेबल ऑफेंस है कहाँ पे, 132 में भी, और डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, पनिशमेंट भी मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है। ये तो एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, डूडल LLC ने क्या किया, अपॉइंट किया कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, इंडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अपॉइंट किए। वो अब किसने अपॉइंट किया, डूडल LLC ने। टैक्स इनवॉइस वो इन्फ्लुएंसर ने क्या किया, एक्स ने XYZ एसोसिएट के नाम पे ले लिया, और उन्होंने ITC भी ले लिया, ITC भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और यूज कर लिया वो ITC को किसके लिए, फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए वो ITC को उन्होंने यूज कर लिया। एक्चुअल सर्विस एक्चुअली किसकी थी, डूडल LLC ने ली थी, डूडल LLC ने ली थी। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी क्या गड़बड़ क्या करी है अपन ने, अगर बात करें हम यहाँ पे लीगल टर्म्स में, तो अवेलमेंट ऑफ ITC विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ सर्विसेज। XYZ को कोई सर्विस मिली थी क्या, नहीं, कोई सर्विस नहीं मिली थी, सर्विस तो डूडल LLC की थी, इन्होंने क्या कर लिया, ITC ले लिया, ITC ले लिया, और फिर यूज भी कर लिया वो ITC को, किसके लिए, फर्दर सप्लाई के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर लिया। तो इस केस में क्या होगा भाई, देखेंगे यहाँ पे देखो, XYZ associate received invoices from influencers who were actually providing services to Doodle LLC। ठीक है, आपने रिसीव करी इनवॉइस इन्फ्लुएंसर से XYZ ने। ITC related to such invoice was availed by XYZ in contravention of provision of section 16। section 16 क्या बोलता है भाई, गुड्स और सर्विसेज आपके पास आएगी तभी आप ITC ले सकते हो। आपने क्या कर दिया, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16, सर्विस आई नहीं, आपने ले लिया ITC ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। Accordingly, input tax credit availed and utilized for further supply is incorrect। गलत बात है, करेक्ट नहीं है ये, ठीक है। कंडीशन है ITC की कि आपके पास सर्विस आएगी तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। Thus XYZ will be liable for demand and recovery of said ITC। आपका क्या होगा भाई, डिमांड एंड रिकवरी आ जाएगा उस ITC का, along with penal action 74 में, along with interest under section 50, क्योंकि एक्चुअल सर्विस रिसिपिएंट डूडल LLC है, XYZ नहीं है। आपने गलत ITC लिया है तो आपको क्या होगी भाई, डिमांड आएगी। डिमांड आएगी किसमें, 74 में आपकी डिमांड आ जाएगी, 74 में आपकी डिमांड आ जाएगी, along with interest आपको पे करनी पड़ेगी। It is also punishable with imprisonment and fine depending upon the amount of default। जो भी अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है उसके बेसिस पे रहेगा क्या, कि भाई ये इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट थर्ड चीज क्या करी, Doodle LLC was required to submit certain affidavits and accounting records before the Office of Enforcement Directorate। तो इनको बहुत सारे क्या करने थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो इनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एक्स है, ये किसके पास गए, एक CA के पास गए, कौन, P है इनके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास गए कि भाई एफिडेविट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी बनाने हैं यहाँ पे आप वो बना दीजिए, ठीक है। He elaborated the entire arrangement with Doodle LLC। और उन्होंने क्या किया, P को बता दिया सारा अरेंजमेंट उनका क्या है, जो भी X का, XYZ एसोसिएट्स वाला सारा कुछ उन्होंने जाके P को बता दिया, और P को बोल दिया कि भाई आप सर्टिफाई कर दो, अटेस्ट कर दो सारे रिकॉर्ड्स जो भी यहाँ पे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और कंपाइल कर रहे हैं P को इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर सबमिशन बिफोर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो उन्होंने यहाँ पे गए, यहाँ पे कौन गया, मिस्टर X गया P के पास में, उसने सारे अरेंजमेंट बता दिए, ये जो भी सब गड़बड़ कर रहे हैं हमने जो देखी ये सारा बता दिया, उसका रोल, XYZ का रोल, और उसको क्या बोला कि भाई आप जो भी सर्टिफिकेट अटेस्टेशन चाहिए वो सब आप अटेस्ट करके दे दो, मेरे को सबमिट करना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, GST इम्प्लीकेशन। एक्स जो है भाई, ये एक्स तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है गड़बड़ काम करने में, तो इस केस में भाई ये तो बिल्कुल लाइबल रहेगा पेनल्टी के लिए। सो एक्स वाज फुल्ली इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग्स इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ डूडल LLC इन इंडिया
फर्दर वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और सिग्नेटरी है डूडल एलएलसी का। मिस्टर एक्स विल बी लायबल फॉर पेनल्टी अंडर 122(1)(a एंड 122(3). तो 122(1)(a) में और 122(3) में उनको क्या लगेगी भाई, पेनल्टी लग जाएगी। क्यों? एड्स एंड अबेट्स है यहाँ पे, द ऑफेंस कमिटेड हियर अंडर एट हिज इंस्टेंट एंड ही इज ऑल्सो डिराइव्ड मनी मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो इससे ये मॉनेटरी बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको क्या लग जाएगी, इसके अंदर पेनल्टी लग जाएगी 122(1)(a) में भी, और एड्स और अबेट्स के लिए 122(3) में भी, 122(3) में भी। द ऑफेंस में भी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व। क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ पे एक्स जो है उसको क्या लगेगा 122(1)(a) में, क्योंकि उसी को सारा कुछ बेनिफिट डिराइव हो रहा है, तो उसको वहां पे भी पेनल्टी लगेगी। एड्स अबेट्स में भी है तो उसको 122(3) में भी पेनल्टी लगेगी, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है भाई, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अब अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइनमेंट लेता है, जो एक्स उसको दे रहा है अटेस्टेशन का, सर्टिफिकेशन का, ये सारी जब गड़बड़ पता होने के बाद भी, ठीक है। सो if chartered accountant takes up the assignment offered by X and also attests, certifies the Doodle LLC accounting records, then he would be prepared by him for submission before enforcement directorate. He will be held guilty of professional misconduct. Obviously he will be what, guilty of professional misconduct, अगर वो ये सब सर्टिफिकेशन वगैरह करता है तो, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, सिंपल सा है। यहाँ पे 122(3) याद है कि हमने एड्स अबेट्स देखी थी, उसमें पेनल्टी कितनी होती है, अप टू 25,000 तक की पेनल्टी होती है। तो सिंपल सा है ये वाला जो हमने अभी केस स्टडी देखी, उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो डूडल एलएलसी है, इसका एक्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। एक्स ने क्या किया, XYZ के नाम पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का इनवॉइस बना दिया, और रिफंड भी XYZ ने ले लिया, XYZ ने ले लिया। सो इस केस में एक्स के ऊपर तो डिमांड आ ही सकती है 74 की भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने सर्विस दी और यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं की उस लिए, और XYZ को पेनल्टी लगेगी 122 में, XYZ को पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई पहला, और इनकरेक्ट यहाँ पे रिफंड क्लेम किया है। तीसरी बात, उनको इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, कहाँ पे, सेक्शन 132(1) में डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व। फिर उन्होंने क्या किया था, इन्फ्लुएंसर को अपॉइंट कर रहे थे उनकी सर्विस के लिए, पर वो इनवॉइस किसके नाम पे इशू कर दिया, XYZ कंपनी के नाम पे, और XYZ ने ITC ले लिया। तो उन्होंने गलत ITC लिया, सेक्शन 16 के हिसाब से वो आपकी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपने इनकरेक्ट ITC ले लिया है। तो आपका क्या होगा, वो ITC डिमांड रिकवरी के सेक्शन इन्वोक होंगे, और आपसे क्या किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा अंडर सेक्शन 74 along with interest। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है आपको, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व। और तीसरी बात, यहाँ पे अगर एक्स ने यहाँ पे सारा ये सब जो चीजें कर रहा है, ये मास्टरमाइंड एक्स है, तो उसको 122(1)(a) में भी पूरी पेनल्टी लग सकती है, पहली बात, और दूसरी 122(3) में भी लगेगी, एड्स अबेट्स में, और उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर उसकी हेल्प की, सर्टिफिकेशन वगैरह की, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां भी कुछ ऐसा करता है तो वो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। ये जो एक्स है, इसको क्या बात हुई हमारी, 122(1)(a) के अंडर पेनल्टी लगेगी, 122(3) में पेनल्टी लगेगी। 122(1)(a) याद है ना, जो मास्टरमाइंड होता है उसको पेनल्टी लग जाती है, कितना जो भी टैक्स इवेडेड है या जो भी ITC लिया है यहाँ पे, वो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। जो भी आपने ITC लिया है, पास ऑन किया, उतनी लग जाएगी। 122(3) में क्या है, अप टू 25,000, ठीक है। वो किसमें, CGST एक्ट में, इक्विवेलेंट अमाउंट SGST एक्ट में भी रहेगा। ये बात हुई हमारी, एक्स को ये पेनल्टी लगेगी, और हमने बात हुई जैसे CA क्या हो जाएगा, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब यहाँ पे देखो ABC, नेक्स्ट केस स्टडी पे आएंगे। केस स्टडी 3 क्या बोल रहा है, ABC एसोसिएट्स है, CA एक फर्म है, ये एम्पैनल हुए किसके लिए, स्पेशल ऑडिट के लिए। कमिश्नर ने इनको एम्पैनल किया, किसका यहाँ पे ऑडिट करना है, एक्स लिमिटेड का इनको ऑडिट करना है। क्या हुआ था, ये कमिश्नर लोगों ने स्क्रूटनी, कमिश्नर ने क्या किया, इसका ऑफिस ऑफ कमिश्नर ने स्क्रूटनी वगैरह कर रहे होंगे एक्स लिमिटेड के, तब पता चला कि भाई यहाँ पे तो क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है, इरेगुलरिटीज लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ABC को उन्होंने अपॉइंट कर दिया। ABC को किस चीज के लिए अपॉइंट किया, स्पेशल ऑडिट के लिए, एक्स लिमिटेड के स्पेशल ऑडिट के लिए ABC को कमिश्नर ने अपॉइंट किया, ठीक है। शॉर्ट बात ये है। अब क्या क्या हुआ देखते हैं। अपॉइंटमेंट किया स्पेशल ऑडिटर का, वो एक अंडरटेकिंग पे बेस्ड था। उन लोगों ने फॉर्म से ABC से अंडरटेकिंग ली कि कोई भी पार्टनर या कोई भी रिलेटिव जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ऑडिटी से, एक्स लिमिटेड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रिलेटेड नहीं हो, ऐसा कमिश्नर ने आपसे अंडरटेकिंग लिया अपॉइंटमेंट के टाइम पे, अंडरटेकिंग ली। However, while submitting the declaration in relation to such appointment, ABC fails to disclose, पर ABC बताना भूल गए क्या, the fact that spouse of one of the partner is working under full time employment as head of tax department of the auditee। पर यहाँ पे बिल्कुल बताना भूल गए, कौन यहाँ पे भाई ABC यहाँ पे बताना भूल गए कि भाई हमारे जो एक पार्टनर है उनकी स्पाउस जो है वो क्या है, वहाँ एक्स लिमिटेड की तो हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है,
एक्स लिमिटेड की हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है, तो अब इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा, क्या इंप्लीकेशन रहेगा देखेंगे। आपने क्या करी, फॉल्स अंडरटेकिंग सबमिट कर दी, आपसे अंडरटेकिंग ली थी ना, उसी के बेसिस पे तो आपका अपॉइंटमेंट किया। सो आपने क्या कर दिया, फॉल्स अंडरटेकिंग दे दी यहाँ पे, सबमिटेड बिफोर the office of commissioner, false undertaking submitted before the office of commissioner and audit engagement undertaking on the basis of such undertaking। और audit ले लिया आपने, फॉल्स अंडरटेकिंग देके ऑडिट ले लिया आपने, गलत बात है। सो द एसेंशियल टर्म्स क्या थे यहाँ पे अपॉइंटमेंट के आपके, कि कोई भी पार्टनर या कोई भी रिलेटिव क्या यहाँ पे आर नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड ऑडिटी। अगर एक वन ऑफ द स्पाउस ऑफ द पार्टनर जो है वो क्या है यहाँ पे, वो अगर टैक्स डिपार्टमेंट की हेड है तो वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेट फैक्ट इन द undertaking and the engagement document and accepting such engagement amounts to submission of false undertaking by a CA firm to the government authority। क्या माना जाएगा कि आपने false undertaking submit करी है, CA firm ने government authority को false undertaking submit करी है। फर्दर क्वेश्चन में भी रेज्ड अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिट टीम। भाई इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट टीम पे सवाल आ ही सकता है ना, भाई एक पार्टनर की वाइफ ही वहां पे हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस पे सवाल आता है। कंसिडरिंग द फैक्ट that spouse of one of the partner is holding key position in X Limited that is auditing। so यहाँ पे क्या माना जाएगा, आपने जो अपॉइंटमेंट के लिए अंडरटेकिंग सबमिट करी वो क्या है, फॉल्स अंडरटेकिंग सबमिट करी, और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, अपॉइंटमेंट लिया। इट विल अमाउंट टू व्हाट, फॉल्स अंडरटेकिंग बाय सीए फर्म टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब देखेंगे और क्या हुआ, material discrepancies in valuation of stock transferred to related parties by the auditee were noticed by ABC। अब एबीसी ऑडिट तो ले लिया, ऑडिट करते टाइम उनको क्या पता चला कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है किस चीज में, स्टॉक ट्रांसफर के वैल्यूएशन में। जब रिलेटेड पार्टीज को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं उसके वैल्यूएशन में बहुत डिस्क्रिपेंसी लग रही है। इफ एबीसी फेल्स टू डिस्क्लोज दीज मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज इन द ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू ऑफिस ऑफ कमिश्नर, व्हाट विल बी इट्स इम्प्लीकेशन। अब उन्होंने नहीं बताया अगर कमिश्नर को, तो क्या इंप्लीकेशन होंगे। एक चीज ये पूछे, क्या हुआ है, स्टॉक ट्रांसफर जो भी किया इन्होंने रिलेटेड पार्टीज को, उसके वैल्यूएशन में मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिली, पर ये इन्होंने बताना भूल गए एक तो कमिश्नर को। सेकंड, द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय एक्स लिमिटेड दैट इज द ऑडिटी अंडर जीएसटी आईटीसी 01। जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे एक्स लिमिटेड, जो भी आईटीसी क्लेम कर रहे हैं किसमें, आईटीसी 01 में, was certified by one of the associate firm of ABC। एक एसोसिएट फर्म है एबीसी की, उन्होंने ही सर्टिफाई किया था इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड। सच सर्टिफिकेट वाज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट, इनकरेक्ट फैक्ट के बेसिस पे उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। ठीक है, कोई एसोसिएट फर्म है, उन्होंने इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पे सर्टिफाई कर दिया। एंड अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईटीसी एज पर सेक्शन 18, सेक्शन 18 के हिसाब से जैसा आना चाहिए वैसा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अगेंस्ट सेक्शन 18 यहाँ पे सर्टिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब हाउएवर एबीसी फेल्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, एबीसी ने भी ध्यान दिया नहीं और क्या कर दिया, वो सर्टिफिकेट को ले लिया, अब अपने ऑडिट प्रोसीजर जैसे वो सर्टिफिकेट उठा लिया, उसी के वो रिलाई कर लिया जब वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहे थे। तो अब इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, समझा आपको क्या हुआ। आईटीसी 01 में जो आईटीसी लिया है वो सर्टिफाई किसने किया, वो यहाँ पे कोई एक एसोसिएट फर्म है एबीसी की, उनने सर्टिफाई किया। और ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे यहाँ पे क्या किया, इन्होंने ड्यू डिलिजेंस अपनाया नहीं और इन्होंने क्या किया, वही सर्टिफिकेट को उठा के यूज कर लिया, उसको रिलाई कर लिया और फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे उसी को यूज कर लिया। और वो जो आपने जिसने यहाँ पे सर्टिफाई किया था एसोसिएट फर्म ने, उन्होंने इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पे कर दिया था, इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पे कर दिया था अगेंस्ट सेक्शन 18, अगेंस्ट सेक्शन 18। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे दो चीजें हुई, पहली बात क्या हुई, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, जो भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज आपको आई, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट था मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज आपको आई थी, वैल्यूएशन स्टॉक ट्रांसफर के वैल्यूएशन में मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई थी, वो आपने रिपोर्ट नहीं किया। और सो नॉन रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीजर एंड रिलायंस अपॉन इनकरेक्ट सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, और आपने रिलाई कर लिया किस पे, इनकरेक्ट सर्टिफिकेशंस पे, इंफॉर्मेशन पे। सो अभी देखेंगे क्या होगा, एबीसी ऑडिट टीम डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एज टू ascertain वेदर जो आईटीसी अवेल किया है बाय एक्स इज नॉट इन कंप्लायंस विद जीएसटी प्रोविजन। ठीक है, इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं अपनाया कि भाई जो आईटीसी यहाँ पे अवेल किया गया है वो इन कंप्लायंस है कि नहीं। इंस्टेड एबीसी रिलाई ऑन किसमें, सर्टिफिकेट जो इशू की उनकी खुद की एसोसिएट फर्म ने, उनका सर्टिफिकेट को उठाया, यूज कर लिया, जो क्या जस्टिफाई कर रही है, इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय एक्स लिमिटेड।
सो इन दोनों भी सिनेरियो में क्या बोल रहे हैं कि जो एबीसी है और जो एसोसिएट फर्म है जिन्होंने इशू किया सर्टिफिकेट, वो केस में आगे वो एम्ड एंड अबेटिंग एक्स लिमिटेड इन रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, वो उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड अबेट कर रहे हैं रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट को। यहाँ दोनों भी भाई, एसोसिएट फर्म भी एबीसी भी, यहाँ क्या कर रहे हैं, एड अबेट कर रहे हैं इन रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी एक्स लिमिटेड को। तो वो क्या है, वो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 122(3). इसमें क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाती है। वो तो अप टू 25,000 ही होती है सीजीएसटी में, सेम अंडर एसजीएसटी। पर ये विथ इम्प्रेजनमेंट एंड फाइन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व क्या होता है, इम्प्रेजनमेंट भी हो सकती है 132(1) में। ठीक है, वहां पे हमने अलग अलग सिनेरियोज देखे थे कि अमाउंट इन्वॉल्व के बेसिस पे आपका क्या होता है, इम्प्रेजनमेंट होता है, इम्प्रेजनमेंट होता है। फर्दर एबीसी और उसकी एसोसिएट फर्म क्या होगी, वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी होगी, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज करी, एक तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और सेकंड उन्होंने क्या किया, रिलाई किया सर्टिफिकेट जो इशू किया एसोसिएट फर्म्स ने बिना अपना ड्यू डिलिजेंस किए। तो अभी इस केस में क्या है, तीन चीजें, एक तो माना जाएगा भाई ये दोनों भी फर्म, एसोसिएट फर्म भी और एबीसी भी, इन्होंने एड अबेट किया है, सो रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी में, तो इनको 122(3) में पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व, अगर बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, 132(1) में डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व आपको क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। एंड थर्ड चीज, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हो सकता है, होगा ही, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ही। ठीक है, एंड लास्ट, एबीसी रिसीव कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन द नेम ऑफ स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड। बात हुई है भाई, स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट भी कमिश्नर करता है, और जो रेम्यूनरेशन वगैरह होती है वो भी वहीं से मिलती है, कमिश्नर ही देता है, वही फिक्स करता है, वही देता है। ठीक है, इसमें एक्स लिमिटेड को बिल्कुल भी नहीं देना होता है। सो रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम स्पेशल ऑडिट फ्रॉम द ऑडिटी, द कंसिडरेशन फॉर स्पेशल ऑडिट इज पेएबल बाय ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली रिकवर्ड फ्रॉम ऑडिटी, ऑडिटी से तो किसी हाल में आप नहीं ले सकते। सो जो इन प्रेजेंट केस जो 5 लाख रुपए यहाँ पे मिले हैं, इट इज एन ऑफेंस अंडर जीएसटी प्रोविजन एंड इट इज लायबल टू पेनल्टी एज जनरल पेनल्टी अपार्ट फ्रॉम अदर पेनल प्रोविजंस। फर्दर दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। भाई पैसे नहीं लेने, जाके स्पेशल ऑडिट में क्या है, कमिश्नर जो है वही फाइनलाइज करेगा और वही रेम्यूनरेशन आपको मिलेगी, ऑडिटी से कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई। चलो ये केस स्टडी हो गई। केस स्टडी 4 देखेंगे, बड़ी सिंपल सी है। क्या है, ए लिमिटेड है, बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न का। ठीक है, उनका कॉटन क्या है, यहाँ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स इनके कंसल्टेंट है ए लिमिटेड के, इनको एडवाइस करते हैं सारी जीएसटी रिलेटेड चीजों में। अब क्या हुआ, इनको एक्सपेंशन करना है ए लिमिटेड को, टर्म लोन वगैरह चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए बैंक से, पर इनका टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो बेंचमार्क बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है लोन फैसिलिटी के। तो ये गए एक्स के पास, मिस्टर एक्स के पास, उनको बोला कि यार कुछ आप हमको यहाँ पे क्या बताओ, कुछ एक्शन पॉइंट्स वगैरह बताओ, हमको क्या करना चाहिए। तो एक्स ने क्या बताया, हम देखते बड़े सिंपली तरीके से देखेंगे। उसने बोला, एक्स ने बोला कि आप एक काम करो, एक कंपनी बना लो बी लिमिटेड, आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर है ए लिमिटेड में उन्हीं को डायरेक्टर बना दो आप बी लिमिटेड में, ताकि कंट्रोल आपके पास रहे, कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास भी रहेगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं अपन बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड को अपन दिखा देते हैं कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है यान, और मैं आपको हेल्प कर दूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। और क्या किया मिस्टर एक्स ने, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया बाय प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, बाय प्रोवाइडिंग फॉर फेक डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ही गड़बड़ काम कर दिया। क्या, फेक डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लिया, पेनल्टी लग जाएगी। कहां, 122(1) में हमने देखा था। क्या होता था 122(1) में बेटा, ये देखो बड़ी सिंपल सी बात थी, फर्निश की अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स, वो ऑफेंस है और वो लायबल टू पेनल्टी, वो ऑफेंस है, वो लायबल फॉर पेनल्टी है। इसलिए बी को क्या है, पेनल्टी लग जाएगी 122(1) में, बी को पेनल्टी लग जाएगी 122(1) में। ठीक है, ये हो गई बात। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लेते हो, तो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लेते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, ए लिमिटेड ने क्या किया, स्टार्टेड इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस फॉर सप्लाई ऑफ यार्न टू बी लिमिटेड। यहां पे क्या बोला, यहां पे ए लिमिटेड को बोल दिया कि भाई आप क्या करो, टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, जिसके बेसिस पे बी लिमिटेड आईटीसी ले लेगा। नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे भाई ये क्या काम कर दिया, फेक इनवॉइस की बात कर रहा है कि ए लिमिटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दे, कोई एक्चुअल मूवमेंट ना हो। यहाँ पे अपन रिटर्न्स वगैरह में भी सब यही दिखा देंगे, बी लिमिटेड आईटीसी ले ले। और एक्चुअली ए लिमिटेड क्या कर रहा है, वो गुड्स को मार्केट में बेच रहा है कैश में, विदाउट जीएसटी एंड विदाउट टैक्स इनवॉइस, विदाउट जीएसटी विदाउट टैक्स इनवॉइस। आप ये क्या कर रहे हो, मार्केट में एक्चुअल में बेच रहे हो और दिखा क्या रहे हो, बी लिमिटेड को आपने इशू करी है इनवॉइस और बी लिमिटेड बढ़िया आईटीसी ले रहा है। एक तो ये ट्रांजैक्शन दिया है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या ट्रांजैक्शन दिया है, बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड को सर्विस के बिल दे रहा है, सर्विस के बिल दे रहा है। एक्चुअल में कोई सर्विस नहीं है, बिल सब यहाँ पे क्या चल रहा है,
फेक इनवॉइस वाला काम चल रहा है। बी लिमिटेड ए लिमिटेड को किस चीज के, सर्विसेज के बिल दे रहा है, टेस्टिंग ऑफ कॉटन, रिपेयर्स, ये सारी चीजों के बिल दे रहा है यहाँ पे, पर एक्चुअल में कोई सर्विसेज नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है। बी लिमिटेड ने सेकंड पॉइंट में आईटीसी लिया था, आईटीसी लिया था, वो आईटीसी को वो यूज कर रहा है यहाँ के आउटपुट के लिए, यहाँ के आउटपुट डिस्चार्ज करने के लिए वो आईटीसी को वो यूज कर रहा है। थर्ड पॉइंट में ये दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जो बी लिमिटेड है भाई, बी लिमिटेड क्या कर रहा है यहाँ पे, बी लिमिटेड को यहाँ पे ये जो मिला था ए लिमिटेड ने दिया था, क्या दिया था यहाँ पे, ए लिमिटेड ने यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस दी थी, ठीक है, यहाँ पे यान वगैरह आपके पास आया, उसकी टैक्स इनवॉइस दी थी। तो अब आप क्या कर रहे हो, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि भाई यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आपने क्या किया था, ए लिमिटेड ने आपको सप्लाई ऑफ यान की इनवॉइस दी थी। अब आगे आप क्या दिखा रहे हो कि आपने वो आगे सप्लाई कर दिया ग्रुप कंपनीज को, ग्रुप कंपनीज को, ठीक है, ग्रुप कंपनीज को। एक्चुअल कोई सप्लाई नहीं है, एक्चुअल कोई सप्लाई नहीं, ये सारे अरेंजमेंट कर रहे हो आप, ये अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है। पहले तो बी लिमिटेड का फेक रजिस्ट्रेशन लिया, उसके बाद ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सप्लाई ऑफ यान के फेक बिल्स दिए, जिसके बेसिस पे बी लिमिटेड ने आईटीसी लिया, ठीक है। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को सर्विस के बिल दिए, ऐसे कोई सर्विस है ही नहीं, और क्या है, वो सर्विस के लिए आईटीसी ले लिया, जो ए लिमिटेड ने उसको सप्लाई किया था, उस आईटीसी को यूज कर लिया उसके पेमेंट में। फिर बी लिमिटेड ने क्या दिखा दिया पेपर पे कि भाई जो भी गुड्स मेरे को यहाँ पे किसने सप्लाई किए थे, ए लिमिटेड ने जो यान सप्लाई किया था, वो मैंने मार्केट में सेल कर दिया, किसको, ग्रुप कंपनीज को, ग्रुप कंपनीज को सेल कर दिया। और कितने में सेल कर दिया यहाँ पे, एट अ रेट लोअर्ड बाय 90% ऑफ एक्चुअल इनवॉइस, एक्चुअल इनवॉइस से यहाँ पे क्या 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स इनवॉइस से जो भी अमाउंट आया वो लोअर अमाउंट पे उसने किया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ यान जो है वो डिटोरेट हो गई, बताया डिटोरेट हो गई, इसलिए इतने कम में क्या करना पड़ा, यहाँ पे ग्रुप कंपनीज को देना पड़ा, ग्रुप कंपनीज को देना पड़ा, बिल दे दिया। ये सारी बातें एक्स को पता थी, ये जो भी एक्शंस हुए एक्स को पता था। और फिर उसके बाद क्या किया, एक्स ने जीएसटी रिटर्न्स वगैरह भी फाइल किए, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह भी फाइल किए। अब कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए थे, उसके लिए वो गए किसके पास, पी के पास, पी है इनका सी है, इनका सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कि भाई हमको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, और सब कुछ बता दिया पी को कि देखो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो फिर पी ने क्या बताया उनको कि भाई जीएसटी के क्या इंप्लीकेशंस होंगे। तो पी ने सबसे पहले बताया कि एक तो सबसे पहले जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, कहाँ 122(1) में, 122(1) में ऐसे नहीं ले सकते आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भाई फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, सो 122(1) में पेनल्टी लग जाएगी। सेकंड, आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, 3 तरीके के ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो यहाँ पे, क्या वो तीनों फेक इनवॉइस इशू के आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। क्या, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करी, सप्लाई ऑफ यान की ए ने बी को, फेक इनवॉइस। सेकंड, सप्लाई ऑफ सर्विस की बी ने ए को, फेक इनवॉइस। थर्ड, फेक इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस किसके, बी ने ग्रुप कंपनीज को, बी ने ग्रुप कंपनीज को। ये 3 आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो टैक्स इनवॉइस, जहां पे कोई एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज है ही नहीं, एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज है ही नहीं, आप फेक इनवॉइस इशू कर रहे हो। सो क्या बोला, दीज अफर्सेड एक्शंस आर लायबल फॉर पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 122। क्या बोला भाई, पेनल्टी अट्रैक्ट होती है यहाँ पे इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, 122(1) में यहाँ पे पेनल्टी, सप्लाई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 122(1) में क्या होगी, पेनल्टी होगी, आपने फेक इनवॉइस इशू करी है फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और ये पनिशेबल भी हो सकता है विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन्वॉल्व। हमने बात किया हुआ है भाई, कितना डिफॉल्ट है उसके बेसिस पे इम्प्रिजनमेंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा का है, 2 से 5 के बीच का है, जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व आपका क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट कितने साल का है वो उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे। फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट, और क्या हुआ इसमें, ये देखो, एक तो रजिस्ट्रेशन गलत लिया, सेकंड आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, थर्ड क्या किया, आईटीसी अवेल किया था, फ्रॉडुलेंट आईटीसी अवेल किया भाई, बी ने अवेल किया था, आपको याद है, यान उसके पास आया था, उसके पास कोई एक्चुअल में यान नहीं आया था, इनवॉइस आई थी यान की, उसके बेसिस पे उसने आईटीसी अवेल किया था फ्रॉडुलेंटली। सो बी हैज अवेल फ्रॉडुलेंट आईटीसी for the yarn which were not at all received by limited, and same was used in discharge of liability issued without any underlying supply, कोई supply अप्लाई नहीं, fraudulent availment है without receipt of goods or services, आपने क्या करी यहाँ पे ITC अवेल कर दिया। तो अगेन वही 16(2) का आपने क्या किया, कंडीशंस वायलेट किया है। So B has availed and utilized fraudulent ITC on the basis of invoice in contravention of 16(2) without receiving the supply of goods or services, and in this case again यहाँ पे कोई supply नहीं है, यहाँ पे बी और ए के बीच में
इन रिस्पेक्ट ऑफ, एंड सो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, तो नो कोई डिमांड रिकवरी नहीं हो सकती यहाँ पे, 74 इन्वोक नहीं हो सकता, बट इन दिस केसेस अगेन 122(1) इन्वोक हो सकता है। दो चीजों के लिए इन्वोक होगा, क्या, जो आप इशू कर रहे हो इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, इनवॉइस इशू करिए विदाउट एक्चुअल सप्लाई, एंड सेकंड जो आप आईटीसी ले रहे हो विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके लिए क्या 122 में आपकी पेनल्टी लग जाएगी 2 बार यहाँ पे, और इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व। तो जो फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रहा है आईटीसी, कौन, बी अवेल कर रहा था, आईटीसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी अवेल कर रहा है आईटीसी जो आपका फ्रॉडुलेंटली, उसके लिए उसको पेनल्टी लग जाएगी 122(1) में, ठीक है। और वो जो इनवॉइस इशू कर रहा है विदाउट सप्लाई, उसके लिए भी लग जाएगी पेनल्टी 122(1) में, और यहाँ पे क्या हो सकता है 132(1) में भी पनिशमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन जीएसटी रिटर्न्स एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई यहाँ पे आपने क्या करे हो, यहाँ पे रिटर्न भी इनकरेक्ट यहाँ पे फाइल किया है, फॉल्सिफिकेशन भी किया है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो 122(1) में पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। सो जो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं ए और बी के, यहाँ पे वो क्या है, इट इज नॉट बैक्ड बाय करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई सप्लाई नहीं, कोई आईटीसी नहीं, फिर भी रिटर्न फाइल किए जा रहे हो, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्या किए यहाँ पे फॉल्सिफाई किए, दो काम किए आपने, क्या, द एक्ट ऑफ फर्निशिंग इनकरेक्ट जीएसटी रिटर्न, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन जीएसटी रिटर्न, एक तो आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जीएसटी रिटर्न में, दूसरा फॉल्सिफाई कर रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फॉल्सिफाई कर रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये क्या बात हो रही है, ये ऑफेंस है 122(1) में, और आपको 122(1) की पेनल्टी लग जाएगी। सेकेंडली, अगर यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, पनिशमेंट भी हो सकता है 132(1) में, 132(1) में पनिशमेंट भी हो सकता है। एंड देन जीएसटी इंप्लीकेशन एक्स में क्या हो, एक्स को क्या होंगे भाई, एक्स यहाँ पे ये क्या है, कंसल्टेंट है, एक्स कंसल्टेंट है, उसको पता था ये सारी चीजें हो रही है, सो एक्स क्या है, कंसल्टेंट है ए लिमिटेड का, उसको नॉलेज था जो भी ये फ्रॉड हो रहा है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में या जो भी रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारी चीजें उसके नॉलेज से हो रही थी, उसको सब कुछ पता था, इनफैक्ट वो खुद ही रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहा था, रिटर्न्स फाइल कर रहा था, उसको पता था रिटर्न में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जा रही है, और वो अवेयर था किसके लिए, फेक इनवॉइस के लिए, इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए। तो एक्स को क्या होगी भाई, पेनल्टी बिल्कुल लगेगी, कहां लगेगी, 122(3) में यहाँ पे उसको पेनल्टी लगेगी, उसने एड अबेट किया, ये सारे जो ऑफेंसेस हो रहे थे इसमें एड और अबेट किसने किया, एक्स ने किया है यहाँ पे, और इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन्वॉल्व, क्या होगा, इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर ये चार्टेड अकाउंटेंट ने ये असाइनमेंट ले लिया, जो सर्टिफिकेशन वगैरह का असाइनमेंट है, अगर चार्टेड अकाउंटेंट ने ले लिया, तो सबसे पहले तो हिल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सेकंड 122(3) में एड्स अबेट्स की उसको भी पेनल्टी लग जाएगी, और इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है 132(1) में डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ ऑफेंस, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर बेटा, वेरी सिंपल केस स्टडीज। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, इस तरीके के केस स्टडीज आए तो इसमें जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, क्या ऑफेंसेस हो रहे हैं और उस पर क्या पेनल्टी है, क्या ऑफेंसेस है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, किस किस को क्या क्या पेनल्टीज आ सकती है, यहाँ पे क्या क्या पनिशमेंट्स आ सकते हैं, वो आपको बताने, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर बेटा, एंड दिस डिस्कशन मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। और क्या करो भाई, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।